गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और किरण पब्लिकेशन से आप लोग को भौतिक विज्ञान स्टार्ट है और भौतिक विज्ञान में आप लोग को 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। तो यह वीडियो नहीं देखे हैं 150 क्वेश्चन तक तो जा करके देख लीजिए, सभी आप लोग को प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। और आज आप लोग को इसमें 151 से स्टार्ट किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कम समय लेते हुए आप लोग को 151 से कि निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस फोटो रेसिस्टर के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है। तो देखिए इसमें से कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए ऑप्शन एक आपको सही हो जाएगा, कैडमियम सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 152 का कि एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में होते हैं। तो एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में क्या होते हैं, तो इसमें देख लीजिए आपको ऑप्शन आपको दो सही हो जाए कि 2 सोपानी ट्रांजिस्टर होता है, 2 सोपानी ट्रांजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 153 का कि एक यूपीएस के विद्युत नियंत्रक ब्लॉक में प्रयुक्त ओसिलेटर डैश की आवृत्ति उत्पन्न करता है। तो देखिए इसमें कितना आवृत्ति उत्पन्न किया जाता है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा कि 100 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज तक उत्पन्न किया जाता है, यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 154 का। 154 देखते हैं कि डैश के कारण एक समानांतर फेड हार्टली ओसिलेटर के बदले एक सीरीज फेड सर्किट को पसंद किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएंगे कि उच्चतर आवृत्ति स्थिरता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। 155 देख लेते हैं कि क्रिस्टल ओसिलेटरों की डैश के कारण ट्रांसमीटरों में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इनका जो उपयोग किया जाता है इसमें, तो 155 का ऑप्शन 1 हो जाएगा कि आवृत्ति स्थिरता के गुण हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा कि क्रिस्टल ओसिलेटरों की आवृत्ति स्थिरता के गुण के कारण ट्रांसमीटरों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 156 का कि एक आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में उत्पन्न होने वाली आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आरसी नेटवर्क का समय नियतांक हो जाएगा, यहाँ पे समझ गए हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपको आरसी नेटवर्क का समय नियतांक पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि एक सीआरओ में प्रयुक्त स्वीप ओसिलेटर की आवृत्ति सीमा डैश पर रखी जाती है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक आवृत्ति सीमा रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 158 का कि सीआरओ में प्रयुक्त सीआरटी के लिए डैश की सीमा के एक उच्च धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि 8 केवी से 10 केवी तक इतना वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 159 का कि एक धारावाहक सोलोनाइट की ध्रुवीयता डैश का प्रयोग करके निर्धारित की जा सकती है। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, हेलिक्स रूल का। ठीक है, हेलिक्स रूल का प्रयोग करके निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 60 देख लेते हैं कि जब किसी कोर में फील्ड तीव्रता H बढ़ाई जाती है तो फ्लक्स घनत्व B होगा। तो B क्या होगा, तो यहाँ देखिए 60 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को परस्पर संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा को डैश कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा, कोवर्सिव बल कहा जाता है। ठीक है, कोवर्सिव
बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे 162 का, कि एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत होती है। तो देखिए इसमें होता है एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत जो होगा, ऑप्शन आपको इसमें 1 हो जाएगा, 0 होती है। कितना होता है? 0 होता है। आगे देख लेते हैं 163 का, कि एक गैंग संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध डैश होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा इसमें, सॉरी हाँ ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, कि 100 मिलियन ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 164 का, कि एक कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों का प्रतिरोध डैश के क्रम में होता है। तो देखिए इसमें 164 का आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, कि 100 से 200 ओम के क्रम में होता है। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, कि सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को एक डैश कहा जाता है। देखते हैं इसका आंसर, इसको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, हॉर्न लाउड स्पीकर कहा जाता है, हॉर्न लाउड स्पीकर। 166 देख लेते हैं, कि एक अर्धचालक तत्व अपने शुद्ध रूप में एक डैश अर्धचालक कहलाता है और अपने लोप्ड स्वरूप में इसे एक डैश कहा जाता है। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, कि आंतरिक और बाह्य कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा आंतरिक अर्धचालक और यहाँ पे बाह्य कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, कि अगर किसी ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज को एक CRO में डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, कि पीक टू पीक वोल्टेज दिखाई देगा, ठीक है, स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, कि एक जेनर डायोड का पावर डिसिपेशन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, कि अधिकतम होता है जब लोड करेंट 0 होता है, ठीक है, अधिकतम होगा। इस पर जो दिया गया है कि जेनर डायोड का पावर डिसिपेशन होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा जब लोड करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 169 का है, कि जब अलग अलग क्षमताओं वाले 2 संधारित्रों की किसी श्रृंखला को जोड़ा जाता है तो छोटे संधारित्र में एकत्रित चार्ज डैश होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कि बड़े संधारित्र के चार्ज के समान हो जाएगा, ठीक है, बड़े संधारित्र के चार्ज के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 170 देखते हैं, कि एक विकर्षण प्रकार के MI मीटर में क्या होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, कि विकर्षण रिपल्शन लगाई गई धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 171 है, कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का कार्यकारी सिद्धांत है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, कि एक ही ध्रुवीयता से आवेशित 2 पिंड एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 172 का है, कि मेगर का मुख्य उपयोग है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाना। तो यहाँ मेगाओमीटर जो है इसका काम क्या है, कि दोषपूर्ण अवरोध को पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 173 का, कि निम्नलिखित से किस माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 73 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाए, कि कार्बन माइक्रोफोन में होगा। कार्बन माइक्रोफोन में क्या हो, खराब आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 74 का, कि एक कार्ट्रिज पिक अप में एक डैश क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई है। तो देखिए इसमें 74 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, कि सिरेमिक हो जाएगा, ठीक है, सिरेमिक हो जाएगा। 175 देखते हैं, कि एक युक्ति जो एक
ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है और उन्हें एक मैग्नेटिक टेप में संचित करती है कहलाती है। तो ये 75 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, कि टेप रिकॉर्डर कहा जाता है, टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 76 का, कि एक बी और डब्ल्यू टीवी रिसीवर के लिए विशिष्ट EHT वोल्टेज है। क्या कह रहा है कि एक बी और डब्ल्यू टीवी रिसीवर के लिए विशिष्ट EHT वोल्टेज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 76 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि 18 kV हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 77 का, कि तस्वीर प्रतिक्रिया को सिंक्रोनाइज रखने के लिए प्रसारण और उसके जनन में अभिमुखता अनुपात का मान होता है। तो देखिए इसमें 77 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4:03 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, कि एक मल्टीमीटर के द्वारा एक अच्छे गुणवत्ता के SCR के एनोड और कैथोड के बीच मापा गया प्रतिरोध होना चाहिए। इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 होगा, अनंत होना चाहिए। आगे यहाँ पे 79 देखते हैं, कि एक AC मोटर की गति को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, डायक और ट्रायक का, ठीक है, डायक और ट्रायक का इस्तेमाल करके, उपयोग करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है AC मोटर को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 180 का, कि परंपरागत चोक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चोक, तो इलेक्ट्रॉनिक चोक क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, कि शक्ति गुणांक अधिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चोक की जो होता है शक्ति गुणांक अधिक होता है। 181 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी IC में NOT गेट होते हैं, नोट गेट होते हैं। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 7404 होता है, ठीक है, नोट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 182 का, कि कौन सा गेट उसके सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा ना, इसमें क्या हो जाएगा कि सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे, कि डिटेक्टर स्टेज का इनपुट है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 2 से हो जाएगा, IF हो जाएगा, ठीक है, IF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, कि सरल आवर्ती दोलन का मतलब है। तो सरल आवर्ती दोलन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, कि एक आवृत्ति गुणक है, एक आवृत्ति गुणक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 185 का, कि एक मार्कोनी एंटीना को किस आवृत्ति की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, HF हो जाएगा, HF में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 186 देखिए, कि एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता किसके आकार की है। तो देखिए 86 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, कि 8 का आंकड़ा का यहाँ पे हो जाएगा विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 187 का, कि दूरबीन एंटीना का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये सभी के साथ किया जाता है, मोबाइल सामग्री के साथ, मोबाइल प्रेषित्र और वाकी टॉकी के साथ। चलिए आगे देख लेते हैं 188 है, कि भारत में मोनोक्रोम और रंगीन टीवी की क्षैतिज रेखा आवृत्ति रखी जाती है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 15,625 हर्ट्ज रखी जाती है यहाँ पे भारत में मोनोक्रोम और रंगीन टीवी की क्षैतिज आवृत्ति। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 189 का, कि किसके उपयोग से एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जांच की जा सकती है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, पैटर्न जनरेटर, ठीक है, पैटर्न जनरेटर। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 190 का, कि एक सामग्री के IF और RF
रेखन के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, पैटर्न जनरेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 191 देख लेते हैं कि एक AF दोलन का इस्तेमाल किया जाता है। एक AF दोलन का इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 कि श्रव्य आवृत्ति को उत्पन्न करने में इसका AF दोलन का प्रयोग किया जाएगा, चाहे इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 192 का कि VCP या VCR में प्रयुक्त टेप की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप 5 मिनट में अधिक समय तक जारी नहीं रखा जाना चाहिए? इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 93 का कि VCP या VCR में प्रयुक्त वीडियो टेप को मोटाई लगभग रखी जानी चाहिए। 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, 20 माइक्रोन रखा जाना चाहिए, मोटाई 20 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 को देख लेते हैं कि एक ऑडियो वीडियो संकेतों के प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिज़ाइन किया गया उपकरण कहलाता है। तो 94 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, VCR कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि रडार प्रणाली किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है? तो किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है? तो यहाँ देखिए आंसर इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, UHF और माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग की सीमा में संचालित किया जाता है, परिसीमा में संचालित किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 196 का MTI यानी मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार किस पर आधारित है? तो देखिए किस पर आधारित रहता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव पर आधारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि CCTV प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। तो CCTV प्रणाली का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, महाविद्यालयों में, विभागीय भंडार और बैंक में, और बड़े धार्मिक स्थलों और मेलों में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाइए या नीचे जाइएगा तो इसका मान जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। 99 देखते हैं कि एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो वह निरंतर डैश के साथ चलेगा। तो देखिए का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गति, यानी गति के साथ वह चलते जाएगा अगर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 2 प्रश्नों को देखते हैं कि सभी चुंबकत्व का स्रोत है। तो सभी चुंबकत्व का स्रोत इसमें देखिए ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, विद्युत आवेश जो है सभी चुंबकत्व का स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 201 का कि एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? तो देखिए एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 202 का कि प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा? प्रकाश का वेग को पहली बार खोजा गया था रोमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? तो इसका देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्टार्च जो है स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 204 के डैश प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसमें से प्राथमिक रंग कौन नहीं है? देखिए कल ही आप लोग बताए थे लहना। ठीक है, लहना यानी लाल, हरा और नीला जो है यह हो जाएगा आपको प्राथमिक रंग। तो पीला जो है यह आपको प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, पेरिस्कोप का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी से देखने के लिए बाहर की वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 206 देख लेते हैं कि जूल किसकी इकाई है? तो जूल किसकी इकाई हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ऊर्जा का, जूल जो हो जाएगा ऊर्जा का। आगे यहाँ पे देख सकते 207 का देखते हैं कि E = mc² में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। तो m जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देख लीजिए, समूह का करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे 208 का
कि एक व्यक्ति मशीन के हिस्सों में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है। किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको एक से हो जाए, एक्सरे हो जाएगा। ठीक है, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 209 का कि एक चुंबक के ऊपरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, अंदर और बाहर निकाला जा रहा है तो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर का सुई। तो देखिए इसमें कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का सुई होगा, तो इसमें ऑप्शन 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, कि शून्य के बाएं तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 210 देखते हैं कि एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनमो लगा है और जब वह तेज़ी पैडल करता है तब डायनमो में जो बल्ब है वह उज्ज्वल प्रकाश देता है, क्योंकि तो क्यों उज्ज्वल प्रकाश देता है? तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन 3 हो जाएगा कि कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। 211 देखते हैं कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व जो होता है सर्वाधिक आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 212 का निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा कहाँ? अटलांटिक के मैप में। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ देख लीजिए 4 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 213 को देख लेते हैं कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का द्योतक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपको क्या 3 हो जाएगा। ठीक है, आंधी या झंझावट की संभावना ज़्यादा तेज हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा कि यह पारे या पारद की सतह पर तैरने लगेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 215 का कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो यह कैसी ध्वनि हो जाएगा? तो यह आपको श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। यह सुनने योग्य ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 216 का कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो डेसिबल का किसके मापन के लिए होता है? तो यह ऑप्शन 3 हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग किस में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात में जहाँ हवा ही नहीं है वहाँ ध्वनि तरंग नहीं चलेगा। 218 देख लेते हैं कि मात्रा UT + T चिन्हों का अर्थ सामान्य है का आयाम है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, LT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 219 का कि क्लासिकल भौतिक के नियमों इन कणों पर लागू होते हैं जिसका आकार है। तो देखिए इसका आकार यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ 2 दिया गया है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 220 का कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि स्थैतिज घर्षण हो जाएगा और गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण तीनों इसमें रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपको स्थैतिज घर्षण हो जाएगा, फिर उसके बाद गतिज घर्षण और फिर रोलिंग घर्षण होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 221 को देखते हैं कि ध्वनि की गति U और माध्यम का घनत्व P के मध्य यह संबंध है। तो इसका ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 222 का कि वैज्ञानिक प्रकाश के लैम्ब्डा का परास nm में है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, 450 से 500 के बीच में होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 223 का कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा, प्रकाशिकीय तंतु का ज़रूरत पड़ेगा रोगी के अंदर की बीमारियों को देखने के लिए।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच संबंध होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 देखते हैं कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसकी सुग्राह्यता के लिए अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, तो ऑप्शन 2 इसमें से यह हो जाएगा कि इसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, जब दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो इसके आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा। तो देखिए 5 यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट की बात किया गया है, तो इसके बराबर सेल्सियस पैमाना में पूछा गया है। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, कल ही आप लोग को बताए थे। तो इसको क्या होगा, पहले सूत्र आपको देखना होगा कि C बराबर क्या होता है, F है, C/F है, और यहाँ पे देख लेते हैं F - 32/9। इस पर सोल्व कीजिएगा तो यह आपको हल हो जाएगा। ठीक है, तो F के जगह पर यहाँ पे आपको 5, यहाँ पे ये जो दिया गया है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे C/5 बराबर 5 - 32/9। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको -17 हो जाएगा। ठीक, सॉरी -27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा और बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपको इस साइड आपको C/5 रहेगा। तो यहाँ पे कट जाएगा, 9 × 27, 3 -3 हो जाएगा। और उसको अब यहाँ पे हम याद रखिएगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं। अब यहाँ आपको C/5 था बराबर -3/3 था। सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे तो कट गया था। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको क्या होगा, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ 1 मान लेते हैं। देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, यहाँ पे -15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए -15 आपको C बराबर कहाँ है, तो ऑप्शन आपको 4 में सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 228 का कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है इससे। तो देखिए किससे मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता। तो इसका आंसर 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका हो जाएगा, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा और लाल का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 230 का कि कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाता है, काजू। ठीक है, काजू याद रखिएगा, कार्य का जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा, इसमें दूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसमें देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग जो ध्वनि जो है यह नहीं है, बाकी आपको अवराक और पराबैंगनी और रेडियो तरंग जब सभी जो है चुम्बकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि प्लांक नियतांक का मान जूल्स सेकेंड में है। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कि 6.63 × 10⁻⁻34 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। 234 देखते हैं क्यूरी ताप का संबंध इससे है। तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, चुंबक, यहाँ पे चुंबकीयता से। ठीक है, चुंबकीयता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 235 का कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की सतह भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो कितना हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, यानी 2 भी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 236 देखते हैं कि 2 तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁷ मीटर तथा मीटर तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इसके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, 4:3
3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, तो ऑप्शन 4 जो भूकंप की तरंग जो है यह अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 238 का कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। समुद्र का नीलापन जो है किसके कारण होता है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रकाश की गति अधिकतम है, तो प्रकाश की गति जो है अधिकतम किस में होगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, पानी में हो जाएगा। जितना दिया गया है ऑप्शन के अनुसार पानी में सबसे ज़्यादा होगा। 240 देखते हैं कि इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें कौन सी सेल होती है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए लेक्लांसे सेल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 240 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, लेक्लांसे सेल। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 241 है कि कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन इसमें से ऑप्शन 1 जो है स्प्रिंग को खींचना, जैसे स्प्रिंग को खींचिएगा और फिर खींचने के बाद वहीं चला जाता है, तो यह भौतिक परिवर्तन है। बाकी इसमें सभी जो दिया गया है सभी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 242 का कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, तो इसमें तैरेगा, तो यह ऑप्शन 1 हो जाएगा कि सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। मोटर कारों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। चिमनी से धुआं जो है किस सिद्धांत पर निकलता है, तो यह संवहन विधि से निकलता है, संवहन सिद्धांत से। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 46 का कि एक्स किरण एक उदाहरण है। एक्स किरण एक उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। 247 देखते हैं कि किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे 47 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि टार्च में किस सेल का प्रयोग होता है। तो टार्च में शुष्क सेल का प्रयोग होता है, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 250 का कि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है। तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 251 का कि विद्युत जो इस्त्री जिसको आयरन कहते हैं में क्या प्रयोग होता है। देखिए इसमें ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। नाइक्रोम का तार प्रयोग में आता है, नाइक्रोम का तार। चलिए आगे देख लेते हैं 252 का कि ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा, ठीक है। 1 सही हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं 253 का गुरुत्वाकर्षण जी का मान है। तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 254 देखते हैं कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि, तो यह होता है क्यों, तो यहाँ ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिसके कारण वह स्वादिष्ट होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि अवश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवश्रव तरंगों की आवृत्ति देखिए 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवश्रव 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव जो होता है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है श्रव तरंग, ठीक है। और 20,000 से ऊपर जो होता है वह जो होता है पराश्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। तो विद्युत मोटर से क्या परिवर्तित होता है, देखिए विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, तो यह देखिए ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं
कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो देखिए यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा, प्रकाश का जो वेग होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 59 का 200 लिखित को परिवर्तित करता है। देखिए डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 60 का कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन 3 से होगा कि जस्ता का परत चढ़ा होता है गैल्वेनीकृत लौह में। 261 देखते हैं कि उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। तो देखिए इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हटा। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चलिए आगे देख लेते हैं कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है और निर्मित जो प्रतिबिंब होगा तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए अवतल लेंस में पूछा जा रहा है यहाँ पे 63 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, वास्तविक होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 264 का कि F बराबर R/2 मान्य है। A बराबर R/2 मान्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा कि अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए यह मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 265 का कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंग चलेगा ना तो अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 266 का कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है यह किसके सिद्धांत पर काम करेगा? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण होगा। तो यहाँ देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन होगा फोकस से गुजरेगी। ठीक है, फोकस से गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 होगा 2B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि 2 वृत्ताकार कुंडलियाँ जिसकी त्रिज्या A है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है और दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी? देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 70 देख लेते हैं कि किस लेंस की क्षमता +0.5D है, यानी 0.5 डायोप्टर है। तो किसका हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा कि यहाँ पे देख लीजिए कि यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 से हो जाएगा। और उत्तल लेंस धनात्मक होता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 71 का कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो आपतन का कोण जो है इनके बीच का कोण है 3 इसमें सही होगा कि सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 72 का कि पर्यावर्ती धारा में, देखिए प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 273 का कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए वर्ण पट्टिका कहा जाता है, वर्ण पट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लीजिए 274 का कि दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है। दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है तो ऑप्शन 3 इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं
कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। तो इसमें देखिए जड़त्व के कारण हो जाएगा, ठीक है। 175 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विराम जड़त्व हो जाएगा, ठीक है, विराम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 276 का, कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। 277 देखते हैं कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब sin I/sin R का मान होगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा, आपको μ2/μ1 हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा विशेष दिए गए हैं तो थोड़ा सा होती है, कठिन होता है इसको समझना, तो इसको आप लोग आंसर को देख लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। तो दोनों द्रव्यमान के बीच में गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पे मान पूछ रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि G/2 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप लोग समझिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का कर देता है, तो बल का मान होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, ठीक है, 0.25 न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 280 का, कि जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 281 देखिए कि लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर वही रहेगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 282 देखते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी में क्या होता है, तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए कि गति के सूत्र S बराबर ut प्लस हाफ 1/2 AT स्क्वायर में S का मतलब पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। S का मतलब क्या हो जाएगा, तो S का मतलब हो जाएगा कि t सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगा, ठीक है। S का मतलब t सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 284 होगा, तो 284 का हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित तो होती है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, आयाम से निर्धारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं कि नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ के धारा की संगणना कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा कि 0.5 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 286 का, कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होगा, तो ठोस में हो जाएगा, ठीक है। 86 का आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए यहाँ पे कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी क्या होगा, देखिए 87 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 288 देखते हैं कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि उसका संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 289 का, एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग है। तो इसका देखिए ऑप्शन 3 से होगा कि 680 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एम्पियर इसकी इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 291 का कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है। तो इसमें से सदिश कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, परिबल जो है सदिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि न्यूटन के पहले सिद्धांत फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, विभवांतर को मापने के लिए भी किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि शब्द जो है इंसोलेशन आपतन का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, आने वाले सौर विकिरण, ठीक है, आने वाले सौर विकिरण हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 295 की एक गोली लटकती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है और इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। देखिए 95 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल संवेग हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो गियर का अनुपात कितना रखा जाता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 1 के बराबर या इससे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, श्रृंखला बंध कहलाता है, श्रृंखला बंधन। 98 देखते हैं कि एमसीबी जो लघु पथ के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है, काटने का काम करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि धारा के चुंबकीय प्रभाव को काट देता है। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा गया है एमसीबी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होता है मनिएचर सर्किट ब्रेकर, मनिएचर सर्किट ब्रेकर। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 99 का कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि चर त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 300 नंबर देखते हैं कि डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकाक समय में कर सकता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, संवेग प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, संवेग प्रवाह हो जाएगा। 300 क्वेश्चन आपको समाप्त हो गया फ्रेंड्स, और जो बचे हुए जल्दी आप लोग को अपलोड किए जाएंगे।